Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 12th December 2021. So, let's start today's discussion. The first article is a data that states that men in India takes 82% of the labor income, says a report. स्टडी एक्सप्लोर्स द जेंडर इनक्वालिटी इन द ग्लोबल अर्निंग. ग्लोबली ये एक डेटा स्टडी किया गया था जिसमें कि अगर हम बात करें लेबर इनकम की, जो किसके अंडर आता है, मोस्ट ऑफ द सेज की जो डिवीजन ऑफ लेबर इनकम है, इट कम्स अंडर men. Among the neighbors, women share the total labor income in India was lower as compared to China, Sri Lanka, Nepal, but higher than Bhutan and Bangladesh. You can see the data here. China is at the top, then Sri Lanka, Nepal, then India, then Bhutan, Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan. So, men in India capture 82% of the labor income, while women earn just 18%, according to the first ever estimated gender inequality in global अर्निंग. जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है 2022 का, वो रिलीज़ किया गया था पिछले वीक. उसी में ये बताया गया है कि जो अमाउंट ऑफ मनी हम इनकम कमाते हैं और उसमें कितना अमाउंट ऑफ मनी हम खुद यूज़ करते हैं, अपने अंडर रखते हैं, उसका डेटा डिफरेंस 82 whereas 18. The female share of total labor income is nationally aggregate labor and come earned by the women relatives of most of the aggregate. But the report finds that below 50% around the world, with significant variation across the country, ranking from 10 to 45%, and the report has covered approximately 180 countries between 1991 to 2019. सब लोग का जो वेरिएशन है वो 50 के अंडर ही है, किसी का भी 50% से ज़्यादा में नहीं जाता. लाइक 33%, 23.3, 23.2, 18.3, उस बेसिस पे. फीमेल लेबर इनकम इन इंडिया इज़ 18.3% लोअर देन द एवरेज फॉर एशिया विच इज़ 27%. तो एशिया लेवल पे वुमेन्स इनकम देखेंगे तो दैट इज़ 27%, वेरएज इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात करें तो इट इज़ 18.3%. 11 countries in the regions have value over 30, about 30% among the neighbors that perform worse than India. जिनका वर्स परफॉर्मेंस है, जैसे मैंने आप लोग को डेटा में बताया, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, और जो इंडिया से ऊपर है वो नेपाल, श्रीलंका एंड चाइना है. पैंडमिक की वजह से एक अलग इफेक्ट हुआ इन पर, जो कि बताया गया है इसमें. आफ्टर द पैंडमिक देयर वाज एन वर्सनिंग ऑफ फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट विच फेल टू 16% ड्यूरिंग जुलाई सेप्टेम्बर 2020. क्योंकि पैंडमिक था, लॉकडाउन था, सब लोगों को घर बैठना पड़ा, तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ रेपरकशंस होगा, जिसकी वजह से 18% का डेटा जो है हमारा 16.1 पे आ गया. Eastern Europe has highest female labor's income shares, with the average females of nearly 41% and have the highest female labor income in the world. जो मोल्डोवा है, it is one of the cities, अगर मैं बात करूँ, एक कंट्री है मोल्डोवा. इट इज़ द हाईएस्ट फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन ओवर ऑल दी वर्ल्ड, जहाँ पे इनके यहाँ के वुमेंस करते हैं. ओवर द शेयर्स ऑफ द वुमेन इन द टोटल इनकम वर्क नियरली 30%. द अनपेड केयर work is likely to prevent women from participating. One of the reason is unpaid care is the डोमेस्टिक और दी जो होमली वर्क करते हैं, इन विच दे डोंट गेट पेड. बीइंग अ मदर, अगर वो पढ़ा रही हैं, बीइंग अ होम मेकर, वो अगर घर के काम कर रही हैं, तो वो तो अनपेड जाता है, उसका कुछ उसको कंसिडरेशन में नहीं जाता. एंड वन ऑफ द रीज़न वही बोला जाता है विच शोज़ दी लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन द लेबर वर्क, या लेबर इनकम में जो उनकी नंबर डिफरेंसेस है. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन. और डेटा यही बोलता है कि जो ये डाइवर्सिफिकेशन है, जो वेरिएशन है, इट एक्चुअली शोज़ दी जेंडर इन इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन इंडिया. सो दैट वाज अबाउट अ डेटा. नेक्स्ट आर्टिकल पे अगर हम जाए, अगला आर्टिकल हमारा साइंस एंड टेक के पार्ट से. जैसे आज संडे है तो साइंस एंड टेक के रिलेटेड एक न्यूज़ आता है हमेशा फुल पेज. सो उस आर्टिकल में ये बोला है कि कैंसर के जो सेल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल बनाया गया है विच विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कैंसीरियस टिश्यूज इन दी ट्यूमर्स.
ठीक है। प्रॉपर प्रोसेस इसमें बताया गया है। सबसे पहली चीज़ आईआईटी मद्रास ने रिसर्चर्स ने ये डेवलप किया है मशीन लर्निंग और प्रॉपर नॉलेज के बेसिस पर। So, Indian Institute of Technology Madras researchers use a combination of deep learning techniques and traditional machine learning. दोनों ही को सब्सिडरीली अगर मैं बोलें या दोनों को कंसिडर करते हुए, ये ना सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बट ट्रेडिशनल मेथड्स को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक प्रॉपर टूल बनाया है विच कैन डायग्नोस दी कैंसर सेल्स, ठीक है, जस्ट बाय लुकिंग एट दी साइड इमेज of the tumor. Just by looking at the side images of the tumor they can diagnose it ki whether it has the tumor cells or not. So this tool has been tested on data sets of breast, liver, colonal cancers tissue images. It is economically in terms of the time required to process the image and analyze them. So इसका यही है कि it takes little time to analyze, क्योंकि पिक्चर जो रिलीज होता है then they try to identify and analyze on the basis of that image. इसमें एक चीज़ बात की है दैट इज़ डेटा हिस्टोपैथोलॉजी. ट्रेडिशनली हिस्टोपैथोलॉजी जो ये एक मेथड है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आपका ट्यूमर का सेल है, ठीक है, उसको एक स्लाइस किया जाता है 20 माइक्रोन थिक स्लाइस, जिसको दे टेक उसका एक प्रॉपर एनलार्ज पिक्चर लेते हैं एंड उसकी हर एक सेल टू सेल मैनुअली वो लोग क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैंसरस टिश्यूज़ है कि नहीं, विच इज़ हाईली, इसकी वजह से बोलते हैं कि मेन टाइम जो इनका एनालिसिस में जाता है, क्योंकि एक एक सेल को दे माइन्यूटली ट्राई टू स्टडी विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. और कितने बार ऐसा हो जाता है कि एक बर्डन भी बन जाता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड ह्यूमन लेबर उसमें लगता है, ठीक है. सो आर्टिकल ये बता रहा है traditionally histopathology slices the tumor tissue into approximately 20 micron thick slice which they put on slides. They look at the enlarged images of the slides and go through it cell by cell to manually classify its cancerous or otherwise. This is highly time consuming and it is also elevate the burden of digital histopathology. In this, after preparing the slides, the entire slide is scanned using the high resolution microscope and then analyzed using a computerized tool. तो 2-3 बार इसका एनालिसिस किया जाता है, जिसकी वजह से बोलते हैं इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. दिस डिजिटल प्रोसेस हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस. फर्स्ट जो इसका चैलेंज बोला गया है, फर्स्ट चैलेंज इज इट्स शीर साइज, क्योंकि ये जो स्लाइस किया जाता है एंड देन जब उसको एनालाइज करने के लिए वो लोग स्लाइड्स में डालते हैं, देखते हैं, तो वो इमेज जो है गीगाबाइट्स में रन होता है, ठीक है. तो इट हैज़ अ शीर साइड विच बिकम्स एन प्रॉब्लम फॉर देम. दूसरी अगर मैं बात करूँ, एक सिंगल इमेज अगर जिसको लिया है उसको अप्रॉक्सीमेटली उन लोग को 1 लाख के पिक्सल्स में लार्ज अप करना पड़ता है, ठीक है, जो उनके लिए अगेन एक फ़ोन के कंपेयर में बात करें तो एक प्रॉब्लम देन अगेन बन जाता है उसका साइज. सो द सिंगल इमेज कुड बी 1 लाख बाय 1 लाख पिक्सल लार्ज. कंपेयर दिस विद द शॉट जनरेटेड बाय अ स्मार्टफोन विच इज़ 7000 बाय 7000 पिक्सल इन साइज, सेज गणापति कृष्णमूर्ति द इंजीनियरिंग डिज़ाइनर. सो एक पिक्सल का इशू भी निकलता है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का. The technique posed further challenge such as insufficient training data. क्योंकि आप रिक्रूटमेंट अगर कर रहे हो, इसकी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको एआई के बारे में नॉलेज होना चाहिए, साइंस के पर्सपेक्टिव से, मेडिकल के पर्सपेक्टिव से नॉलेज होना चाहिए से. तो ये सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड डेटा पे हम नहीं कर सकते, बट यू नीड अ स्किल एक्सपर्टाइज टू वर्क ऑन इट. So this is a second, that insufficient training data, variation in staining across the lab, also extracting clinically the information that is directly fine grained disease classification using deep learning alone without probability expensive in terms of computational time. So expensive terms में भी दे से कि it can take a lot of time, money, energy for that person, for the expertise to work on it. So the researchers use the combination of deep learning एंड ट्रेडिशनल मैकेनिज्म, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लिखा गया है कि सिर्फ डीप लर्निंग ही नहीं बट ट्रेडिशनल मेथड्स को भी यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से दे केम अप विद अ न्यू, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड अप्रोच.
तो जो ये पुराना टेक्निक था जो मैंने हिस्टोपैथोलॉजी बोला था, उसके ये आउटकम्स थे, ये क्रिटिक्स थे। अब हाइब्रिड अप्रोच क्या है? वी हैव यूज डीप लर्निंग फॉर क्लासिफाइंग द टिश्यूज रीजन इनटू अ नॉर्मल कैंसरस टिश्यू while the whole slide image. After this step, important pattern called the feature of computed using the deep learning algorithm is used for fine grained diseases. So this detail has been published in scientific report, जिसमें उन्होंने प्रॉपर मेथड बताया कि ये जो हाइब्रिड मेथड अब ये लोग ले रहे हैं AI की बेसिस पे, हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू हिस्टोपैथोलॉजी. So to test the algorithm, the researchers enrolled in 3 open challenges. अलग अलग चैलेंजेस है, कीम चैलेंज है, डिग्मेपैथ चैलेंज है, पेप चैलेंज है. ये सब डेटाज में उन्होंने दिखाया है कि इट विल बेनिफिशियली वर्क, और हमने इसका स्टार्टअप चालू कर लिया है. सॉल्यूशंस भी सोचे हैं कि किस लेवल पे, किस तरीके से इसको ऑल लेवल इंडिया पे दे कैन यूज़ इट. सो दिस वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी रिसेंटली डेवलप्ड इन मेडिकल सेक्टर. आगे जाते हैं. पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम tested DRDO. Industry partner is now ready for the series of production. So पिनाका को लेकर हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि मीडियम रेंज जो है हमारा ये मिसाइल है. दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी थी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, तवांग एरिया पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट और क्लैश चल रहा था कुछ मंथ से, तो वहाँ पे पिनाका और स्मर्च दोनों ही वहाँ पे तैनात किए गए थे. पिनाका के रिसर्चेस, मतलब उस पर एक्सटेंटिव रिसर्च चल रहा था उस टाइम पे भी हमने देखा था, एंड उसका रिसर्च इस बार कंप्लीट हुआ है. इसके वजह से आर्टिकल न्यूज़ में आया है. DRDO का ये बोलना है कि जो सिस्टम है उसको प्रॉपरली टेस्ट वो लोग ने कर दिया है, एंड नाउ इट इज़ रेडी फॉर द सीरीज ऑफ प्रोडक्शन. उसको यूज़ करने के लिए इट इज़ फुल्ली रेडी. So the successful test of Pinaka extended range multi-barrel rocket launcher, area denial, multi-munulation and indigenous developed fuse have been carried out at the various test ranges according to DRDO. The DRDO, along with the Army, conducted a series of performance evaluation trial for this industries during the last 3 days. It said that in this trial, the enhanced range of Pinaka rockets were test fired at the different ranges with the different capabilities. तो all the perspectives से, from all the aspects, उसको टेस्ट करने की कोशिश की है. DRDO ने और एक चीज़ बोला है कि 24 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम द डिफरेंट रेंजेस एंड वॉरहेड कैपेबिलिटीज टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी. इनिशियल फेज़ में ये जो पिनाका है ये सक्सेसफुल ज़रूर प्रूफ हुआ, क्योंकि हर एक रेंज से जो है इसका रॉकेट टाइम और सिस्टम सब कुछ बहुत अच्छे से मैच हो रहा था. The technology of the Pinaka ER rocket has transferred by DRDO to the industry partners which have manufactured the MK rockets. ठीक है, अब उनके मतलब ये टेस्टिंग प्रॉपर हो चुका है. अब कंपनीज जो है इसमें प्रॉपर यूज अप करके देना, हम हमने डिफेंस में इसको यूज़ करेंगे और बेनिफिशियली. सो दैट वाज एन अपडेशन कि अब वो मार्केट या फिर ओपन मार्केट हम बोल सकते हैं, सेल्फ प्रोडक्शन या फिर प्रॉपर कंट्री के यूज़ के लिए सीरीज प्रोडक्शन के लिए हमारा पिनाका इज़ रेडी नाउ. नेक्स्ट आर्टिकल पे देखते हैं. अगला आर्टिकल है हमारा MI-17V5 द IAF वर्क हॉर्स. इसके ऊपर एक आर्टिकल आया है कि देखते हैं इस आर्टिकल में एक्चुअली इस सीरीज़ के बारे में बताया, क्योंकि अगर ये वाले हम हेलीकॉप्टर की बात करें या फिर ये वाले हम वर्क हॉर्स की बात करें, ये रशियन मेड MI सीरीज़ है जो कि इंडियन डिफेंस में हम बोले वन ऑफ द एडवांस चॉपर है. तो जो हमारे रीसेंट इंसिडेंट हुआ था उसमें भी आई थिंक सो यही चॉपर यूज़ किया गया था फॉर ट्रैवलिंग, एंड देयरफॉर ये आर्टिकल रिसेंटली न्यूज़ में आया है. On December 8, the Indian Air Force MI-17V5 helicopter with the Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, his wife Madhulika Rawat and 12 defence personnel including the crew crashed in Kunnur Ghat in the Nilgiri, Tamil Nadu. The cause of the chopper crash, in which there was only one survivor who is battling his life, has been investigated. अभी भी ये रीज़न देखा जा रहा है क्योंकि वन ऑफ द डेवलप्ड चॉपर बोलने के बाद ये इंसिडेंट इस चॉपर से होना इज़ अ लिटिल क्वेश्चनेबल थिंग.
तो उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है. So the article states that Mi-17V5 of Russian helicopter is considered the one of the advanced chopper of its class globally. It has incorporated the best engineering solutions of the previous generation, according to the Rostec State Corporation of Russia, जो building company है. So each Indian Mi-17V5 has complex navigation, electronic display, number of indicators of various information in the earlier series of Mi helicopters. उसी के साथ in addition the helicopter has equipped with the modern powerful इक्विपमेंट्स विद दी इंजन्स. ठीक है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स विद द मॉडर्न इंजन्स उसमें एक्सटेंडेड लगाए गए हैं विद द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी एंड बल्की लोड्स. एमआई अगर हम देखेंगे इनके जितने भी सीरीज़ हैं ये एक हैवी लोड बल्क लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए भी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स. ठीक है, जो लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स हमारे ऑफिसर्स जब ट्रैवल करते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूव करता है बिकॉज इट कैन हैंडल दैट मच ऑफ weight, it can handle that much of bulkiness, and especially suited for the mountainous and high altitude regions of India. Mi-17V5 is a twin engine helicopter designed with full glass cockpit, advanced avionics, weather radars and powerful aero engines for high altitude ऑपरेशन. डिफेंस मिनिस्टर जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये आर्टिकल रिलीज़ किया था कि एमआई की जो वर्किंग्स है या एमआई के जो फीचर्स हैं उसके लिए इतना आसान से पॉसिबल नहीं है कि ये एक्सीडेंट होना. देयर वाज सम ऑफ आई थिंक सो रीजन जिस पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है. सो टू प्रूव कि एमआई इंजन इज़ वन ऑफ द ट्रस्टेड एंड एडवांस चॉपर ये आर्टिकल रिलीज़ करवाया गया है. वेरियस ऑपरेशंस उन्होंने कौन से ऑपरेशन किए हैं Mi-17V के साथ वो बताया गया है इसमें. जैसे कि सबसे पहला, द हेलीकॉप्टर इज बीन एक्सप्लॉयटेड फॉर वेरियस सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, पैराट्रूपर्स इंडक्शन, सर्च एंड मेडिकल इवैक्यूएशन. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ रशियन हेलीकॉप्टर एंड एमआई सीरीज हैव बीन द IAF's इन्वेंट्री फॉर डीकेड्स. ये आजकल की इंजन्स नहीं है, आजकल का चॉपर नहीं जिसको यूज़ किया गया है, इसको बहुत टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं इंडिया में एंड इट हैज़ बीन अ ट्रस्टफुल mechanism. So, Russian helicopter and its early companies have delivered 110 units of Mi-4. 110 Mi-4 की सीरीज़. देन उसके बाद 128 Mi-8 के सीरीज़. उसके बाद Mi-7 का 160 यूनिट वो डिलीवर्ड इन इंडिया. Mi-4 जो इनफैक्ट जो Mi-4 हेलीकॉप्टर है वो जब सोवियत यूनियन से सप्लाई किया गया था 1971 का जो लिबरेशन वॉर हुआ था उस टाइम पर ये हेलीकॉप्टर चॉपर यूज़ किया गया था Mi-7 का. तो एक 1971 का वॉर है जिसमें गिव मी अ मिनट 1971 का एक वॉर है जिसमें Mi-17 हेलीकॉप्टर यूज़ किया लिबरेशन ऑफ पाकिस्तान के वॉर के टाइम. फिर इंडियन फेरी ट्रूप्स जब गई थी मेघना रिवर के पास वहाँ पर Mi-4 सीरीज़ यूज़ किया गया था. सो एक 1971 वॉर हुआ, फिर एक इंडियन फेरी जो मेघना रिवर के ऊपर ऑपरेशन हुआ था उसमें यूज़ किया गया था. और उसके बाद Mi-17 फ्लिट, Mi-17-4, Mi-17V5 ये सब सारे वर्क फोर्सेस या वर्क हॉर्सेस हैं हमारे Mi के सीरीज़ के लिए जिसको भी यूज़ किया गया था. देन हमारे वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर जो थे, जो वन ऑफ द पायलट थे, उन्होंने सेफली इसको यूज़ किया था उस टाइम पर, जो कि एक बेनिफिशियल था. उस टाइम पर रिकॉर्ड किया गया था कि इट इज़ अ वेरी रिलायबल चॉपर यूज्ड बाय द डिफेंस पार्ट. फिर उसके बाद 2008 में हमारा इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रॉसबोरो पोर्ट से जिसमें कि 81 Mi-17V5 सीरीज़ जो है कंप्लीट करके लाया जाएगा 2011-13 तक. 2011-13 में ऐसे एडिशनल सप्लाईज ज्वाइन किए गए AFI को मिले जिसको हम यूजुअली VVPI ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं.
और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे जो है हमें 151 Mi-175V हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे और मिले भी हैं. So the Mi series in a general and Mi-17 in a particular have a good safety records of AI fleet. They have been least 5 accidents with the Mi-117 since the induction. जब से यूज़ हुआ है तब से लेस देन 5 को ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, जो शायद अब ये वाला इंसिडेंट इसमें जुड़ेगा. और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला गया था कि AFI का जो जो एवरेज है, अब तक साल में बहुत कम एवरेजेस होते हैं, नोटिस किया गया है. इन लास्ट 2 decades IAF have flown approximately 2.5 lakh hours per year with available inventory for our aircraft. और जब से ये हमारे पास आया है MI के सीरीज़, इट हैज़ नेवर बीन अ ब्लॉक हेड फॉर अस एंड इट हैज़ प्रूव बीन अ बेनिफिशियल, और बोल सकते हैं हमारे लिए एक प्रॉपर फंक्शनिंग स्मूथ मेकानिज़म देने का काम किया है. सो IAF's वर्कफोर्स हम बोल सकते हैं कि MI के सीरीज़ इंडियन डिफेंस के लिए एक IAF वर्क हॉर्सेस है. अगले आर्टिकल पे जाते हैं. अगला आर्टिकल जो है हमारा प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ 2054 केस रजिस्टर्ड इन 3 years. ये आर्टिकल एक रिपोर्ट बताता है कि 4 साल के अंदर क्या कितने रिपोर्ट्स आए हैं, कितने इलीगल ट्रैफिकिंग्स हुए हैं ऐसे एनिमल्स के. सो जस्ट टू बी अवेयर ऑफ द डेटाज, मैंने ये आर्टिकल आज न्यूज़ में लेक्चर या इस वीडियो में डाला. बिटवीन 2018 टू 2020, 18 से 20 के बीच में 2054 ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हुए थे इलीगल एनिमल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के, जिसमें कि ये 3 सालों में अक्यूज या जो पकड़े गए थे वो 3836 लोग हैं. 3836 लोग पकड़े गए थे इसके रिलेटेड. एज पर द केसेस रजिस्टर्ड इन द ईयर ऑफ 2018, 648 and 1099 persons were arrested, followed by 805 cases and 1006 arrested. 2019 में 601 cases और 1231 केसेस. तीनों साल के अलग अलग डेटाज दिखाए कि कितने केसेस और कितने लोग अरेस्ट थे उस चीज़ के लेके. द डेटा वॉज मेड अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ द केस रजिस्टर्ड बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड स्टेट फॉरेस्ट एंड पुलिस अथॉरिटीज इन द पास्ट 3 years. The details were made public by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, who were responsible to question. एक लोकसभा में बीजेपी मिनिस्टर क्वेश्चन किया था, जिसको जवाब देते हुए फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज़ किए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं. क्योंकि ये चीज़ क्वेश्चन किया गया था कि WCCB बनने के बाद से, क्रिएट करने के बाद से क्या उसका वर्क किया जा रहा है, क्या वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे हैं फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ के साथ, और क्या सिचुएशन है. सो उस टाइम पर ये डेटा रिलीज़ किया गया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, इतने रजिस्टर्ड किए गए हैं, इतने लोग पकड़े गए हैं. इलीगल ट्रेड के बारे में दिखाया है. सो WCCB हैज़ लॉन्च्ड एन ऑपरेशनल सेव कर्मा फ्रॉम December 2016 to January 17 to focus on poaching, transportation and illegal trade of the tortoise or the turtle. Another operation जो था वो था Turshiled. कर्मा के साथ दूसरा था Turshiled, जो कि December 19 से January 2020 के बीच में चला. फिर ऑपरेशन Turshiled 2 वापस चला December और Feb तक. इसी में रोमन नंबर 2 वो भी चला टू प्रोटेक्ट दिस टर्टल्स, रिजल्टिंग जिसमें उन्होंने लगभग लाइफ और डेथ मतलब ऐसे कुछ 4000 टर्टल्स पकड़े गए, जिसमें कुछ मरे भी थे, कुछ जिंदा भी पकड़े थे उन्होंने. इन द सेकेंड ऑपरेशन 59 accused were arrested and the efforts led to the recovery of approximately 11,000 turtles, 45 किलोग्राम, मतलब टोटल 11,000 उन्होंने टर्टल्स बचाए इस सेकेंड ऑपरेशन के थ्रू. सो ये डेटा रिलीज़ किया गया है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी जो है टर्टल्स और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स एक्चुअली फंक्शन करवा रहा है प्रैक्टिकली. सो दैट वाज अबाउट द न्यूज़. आप लोग को एक होमवर्क रहेगा कि यूक्रेन में अभी और क्या इशू चल रहा है वो मुझे बताएंगे. यूक्रेन में एक ऐसी जगह है, बाउंड्रिंग प्लेस, बॉर्डर के पास, जहाँ पर रशिया मतलब जब सोवियत यूनियन था तब से लेके अब तक का सभी चीज़ विटनेसिंग किया है, और आज भी उनको डर है उस चीज़ को लेकर कि वापस से उनके साथ वो सब चीज़ें ना हो जो पहले हो चुकी है. सो आप मुझे वो जगह का नाम बताएंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बता दूँगी वो चीज़ क्या है. ठीक है. सो दैट वॉज फॉर टुडे. आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.